ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो सितंबर का अंतिम भाग आरंभ होने चाहता है, वो कैसा कुछ आपके लिए करने की योग बना रहा है। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि जो है ना दुस्वाभाविक राशि है। हाँ ना करूँ और बड़ी सरल राशि मानी जाती है मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत सरल होते हैं और बहुत अच्छे मीडियम बहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। रुकना इनका स्वभाव नहीं है, बहुत जागृत हैं और बहुत सरल भी हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने भी वाले हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोगों के प्रपंच में फंस भी जाते हैं। ये समस्या इनके साथ है, तो इसलिए बहुत सोच समझकर आपको समस्त कार्य करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि अपने भविष्य को समझें कि क्या कुछ होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में। ग्रह गणना को अच्छे समझने का तरीका ज्योतिष विज्ञान बहुत अनादिकाल से भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज के विज्ञान के अनुसार से प्रशस्त किया गया है। और ज्योतिष की गणनाएं ऐसी प्रत्यक्ष हैं कि आज नासा भी उनकी गणनाओं को सही मानता है। केवल ना तो कोई खर्चा किया, ना कोई इतने बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़े हमारे ऋषि मुनियों ने, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर आज सुंदर व्यवस्था बनाई जाती है और गणनाएं वही निकलती हैं जो ऋषि मुनियों ने यहीं बैठकर कागज कलम से ध्यान से निकालने की सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आपको श्रेय होना चाहिए, आपको बड़ा विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि जो भी बात करके गए हैं, लिखों में शास्त्रों में वर्णित करके गए हैं, उसमें कहीं भी कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं हैं। लेकिन आज विज्ञान के कुछ लोग हमारे को ज़बरदस्ती अव्यवस्था अब बनाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 ये कपोल कल्पित हैं, आपके मन में भ्रांति डालने का प्रयास करते हैं। आपके ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे और सुंदर तरीके से उन्होंने शास्त्रों का वर्णन किया है। आपको भी उनका अध्ययन करना चाहिए। और उसी माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए सितंबर का ये अंतिम भाग क्या कुछ लेने वाला है। सितंबर के अंदर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना और अभी भी कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल बड़े महत्वपूर्ण हैं आपकी राशि के अनुसार। यदि हम बात करें, भाग्य के स्वामी हैं, आपके विशेष तौर पर धन के स्वामी हैं आपके भाव में, और वो होने जा रहे हैं अस्त। अब बहुत लंबा अस्त रहने वाले हैं। इसके साथ साथ इन सितंबर के अंतिम भागों में कई जबरदस्त उत्सव पड़ने वाले हैं, मुहूर्त पड़ने वाले हैं, जिन समय में आप एक छोटा सा कर्म कर बहुत सुंदर तरीके से अपने भाग्य को जगा सकते हैं। तुलसी बाबा ने एक बात बोली है, एक घड़ी आधी से पुनियात। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप सब लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आकांक्षा ये होती कितनी देर करें। कोई मंत्र बता दिया किसी ने, महात्मा ने, बुद्धिजन ने, कि भाई इसका जप किया करो, आपकी काम पूरे होंगे, मनोकामना पूर्ण होंगी। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कितनी देर करें जनाब, कब तक करते रहें, ये उपाय कब तक करें। तो कब तक की बात जो है ना, तो उसके तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो वो जो यदि व्यवस्था आपको मालूम चल जाए, ज्ञान का प्रोसेस मालूम चल जाए, व्यवस्था विधि मालूम चल जाए, तो एक घड़ी आधी से पुनियाद, इतनी छोटे समय में भी वो मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। तो आप समझें, विधि आपको सही मुहूर्त विधि और प्रोसेस यदि समझ में आ जाए तो आप बहुत सुंदर तरीके से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों समझ लो कि क्या खेल आपके साथ होने वाला है सितंबर के अंतिम भाग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की, सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे सितंबर में क्या कुछ रहेगा आपके लिए। तो 21 सितंबर को पंचांग क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। भाद्रपद का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, षष्ठी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और ग्रह योग आपके लिए जिस प्रकार के बन रहे हैं, भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं आपके राशि के अनुसार से। चंद्रमा वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो खेल कह रहे हैं कि भाग्य के अनुसार से आपको सरलता की तरफ ले जाएंगे, आपको विशेष तौर पे धर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कच्चे हैं थोड़े से, जो विशेष तौर पे थोड़े अव्यवस्थित भाव में हैं। वृश्चिक राशि के चंद्रमा जो है नीच के माने जाते हैं, क्षीण माने जाते हैं, कमज़ोर माने जाते हैं। तो आप जो भी करें ना, मन को प्रशस्त करके करने का प्रयास करें। केवल पिताजी माताजी बैठा रहे हैं, बड़े कह रहे हैं बैठ के पूजा कर ले, धर्म कर ले, बस नमस्ते, ऐसे
श्रद्धा भाव से जितना समय लगाने का प्रयास करें, श्रद्धा भाव से करने का प्रयास करें, देखिएगा भाग्य में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो यानी जो भी कर्म कर रहे हैं श्रद्धा मन से करने का प्रयास करें। मन थोड़ा उच्चाट होता दिखाई दे रहा है, तो ये ज्योतिष का प्रेडिक्शन है। तो मन को लगाने का प्रयास कीजिए, कर्मों में बड़ा सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अहित आपके द्वारा होगा नहीं, और ऐसे में सुंदर तरीके से धर्म का कार्य करें। सबसे पहले तो भगवान सूर्य की उपासना करें, क्योंकि सूर्य षष्ठी है इस दिन। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको अर्घ्य उपस्थित करें, ये सबसे सुंदर रहेगा। आपके सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब दोपहर के 3:34 तक। तो नहीं कोई नया कार्य आरंभ करना है तो आश्वस्त होकर करिए। सुंदर तरीके से मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्ध योग सिद्ध मुहूर्त है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। वहीं 22 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रह गणना बहुत ही सुंदर बनी हुई है, मुहूर्त बड़े शुभ बने हुए हैं, और ऐसा शुभ समय है कि ऐसे में आकांक्षा क्या होती है संसार में रहने वाले जीवों की, धन प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। तो अष्ट सिद्धि की जो विशेष तौर पर कहा जाता है ना, अष्टलक्ष्मी जो है विशेष तौर पर, उनकी प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति की ये वेला शुरू हो गई है। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होने के सुंदर योग बन गए हैं। तो ऐसे में इस शुभ मुहूर्त का लाभ आप ले सकते हैं। सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, और सुबह सुबह विशेष तौर पर जो सुंदर योग बन रहा है, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ भी जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। आपके लिए मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस लाने का योग बनेगा। आप जिस कार्य में भी सुबह लगेंगे उसमें आगे जाते जाते आप उसमें अच्छा कार्य से सफलता की तरफ जाने का दोपहर के बाद योग बना सकते हैं, और इस बात का भी एक योग बन रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान हो जाएगी दोपहर को करीब करीब 1:54 के बाद से। तो ऐसे में नया कार्य, कोई नया ऑफर, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना आपके लिए कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। महालक्ष्मी के व्रत भी जो आरंभ हो रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, वो बड़ा सुंदर योग है। महालक्ष्मी के प्रयोग करने का दिन सब आरंभ हो रहा है, 16 दिवसीय ये व्रत आरंभ हो रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको भगवान महालक्ष्मी की स्तवन करने की सुंदर परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने जीवन में लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के निमित्त कुछ अनुष्ठान इत्यादि का सुंदर तरीका जो है वो अवश्य कर लेना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भृगु जी के द्वारा 16 मंत्र बनाए गए हैं, और इन 16 दिनों में वही मंत्र का पूजन किया जाना चाहिए। आपने कभी भगवान विष्णु की मूर्ति देखी है? ध्यान से देखी होगी बिल्कुल, लेकिन भगवान विष्णु की मूर्ति पर छाती पर एक चिन्ह होता है, पद का चिन्ह होता है, उसे कहा जाता है भृगुपद चिन्ह। महर्षि भृगु के द्वारा प्रहार किया गया था भगवान विष्णु के छाती पर पैर के द्वारा, तो वो भृगु चिन्ह आज भी वहाँ विद्यमान होता है हर मूर्ति के ऊपर। तो भगवान विशेष तौर पर विष्णु की छाती पर जब भृगु जी ने पैर मारा तो श्राप मिला था उनको महालक्ष्मी जी की तरफ से कि आज के बाद हम ब्राह्मणों के पास जाएंगे नहीं। तो भृगु महाराज ने 16 मंत्र का सृजन किया, माँ भगवती ये मंत्र बता रहा हूँ, ब्राह्मण क्या कोई भी जब करेगा उनके पास आपको आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ऋषि भृगु को जब श्राप मिला तो उन्होंने 16 मंत्रों का सृजन किया। वही 16 मंत्रों की सिद्धि का ये अवसर है। इन विशेष तौर पे जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं 22 तारीख से लेकर 16 दिन तक चलेंगे। यदि आप उसका पूर्ण लाभ चाहते हैं तो इन 16 मंत्रों से यज्ञ, विशेष तौर पे घी के द्वारा, कपूर के द्वारा और साथ साथ कमलगट्टों के द्वारा इन सब की सामग्री की आहुति बनाकर बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञशाला बनाकर यदि जप किया जाए, शास्त्र में इस प्रकार का अनुष्ठान का प्रोसेस बताया गया है। और सिद्ध शुद्ध उच्चारण करते हुए मंत्र कौन से हैं? ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। इस प्रकार से मंत्र हैं और 16 मंत्रों का सुंदर विज्ञान शास्त्र में बताया गया है। कहा गया है ये अद्भुत चमत्कारी मंत्र हैं, जो इनके अनुष्ठान करते हैं, इनका जप करते हैं, इनसे यज्ञ करते हैं, महालक्ष्मी बाध्य हो जाती है उस व्यक्ति पे। ये है 16 मंत्र, इन 16 दिनों का सिद्धांत। आमतौर पे लोग केवल कुछ लोगों की कथाओं में फंसकर केवल पूजन किया, खाली मंदिर में गए या घर में प्रतिष्ठा करी, पुष्प चढ़ाए, पंडित जी ने जो पूजन कराया वो कराया और समाप्त प्रणाम किया और चल दिए। वो तो केवल आवाहन हुआ, पूजन करने के बाद विधि कहाँ की गई? विधि तो बस केवल पंडित जी भी निकल जाते हैं इसको कराने के बाद, यजमान ने पैसा दिया, दक्षिणा दी, काम खत्म। और उसके बाद कह देते हैं 16 बस हर रोज़ एक गांठ बांधे जाओ और अनुष्ठान पूरा हो जाए। अनुष्ठान पूरा नहीं होगा ऐसे।
विधि यज्ञ की है, विधि जप की है। इन मंत्रों का जो जप करते हैं इन 16 दिनों में, उन पर पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा रहती है। तो आप श्रद्धा के अनुसार से इसके लिए विशेष व्यवस्था हमने विवेकानंद योगाश्रम में करी है। 16 दिन का महालक्ष्मी का यज्ञ रखा गया है विशेष तौर पर। आप उसमें सम्मिलित होकर माँ की कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जो आश्रम में भगवती वैष्णवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो मुल्तान से 1947 में विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित हुई आकर, उनके श्री चरणों में ये सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए, व्यवस्था समझने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसका सुंदर लाभ लीजिए। लाभ के योग हैं। भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्य कपोल कल्पित व्यवस्था से नहीं है, सुंदर तरीके से विज्ञान के माध्यम से बताया गया है। बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 सितंबर को अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है, शनिवार का अवसर पड़ रहा है और आपके ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से यदि हम समझने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर योग बना है। आपके कार्य में सफलता का योग बन रहा है। बस केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने कार्य में मस्त रहते हुए कार्य करें, मन को इधर उधर ना भटकने दें, लक्ष्य साधें। जैसे अर्जुन की जो लक्ष्य था वो विशेष तौर पे मछली की आंख पे लक्ष्य था ना, तो वही सिद्धि रखते हुए, अगर ये भाव रखते हुए मन के, आपका ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है इस समय में कि आपके कार्य का जो प्रभाव है वो कोई और ले जा नहीं सकता। आमतौर पर हमारी समस्या क्या होती है, कार्य मैं कर रहा हूँ, फल कोई और खाएगा, पेड़ मैंने लगाया, फल अब जब आएगा मैं तो हूँगा नहीं, तो इसीलिए हम कार्य में समस्या होती, मन लगता नहीं है। अरे आज का योग जो बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से ऐसा बन रहा है, उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है पूरा। फिर चिंता का है कि लग जाओ काम पे, देखो सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। राधाष्टमी है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके, राधा जी के मंदिर में जाके नीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। अपराजिता के पुष्प आ रहे हैं नीले आजकल, और वो भगवान को अर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं, बांसुरी भगवान को अर्पित करें। माँ की कृपा प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। 24 तारीख की ग्रहों की गणना समझ लो। 24 तारीख को नवमी तिथि है और साथ साथ रविवार का अवसर है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं 115 दिन के लिए। जी हाँ, बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है कि 115 करीब 4 महीने के लिए मंगल एक के बाद एक अस्त होते चले जाएंगे। 4 राशि भी पार कर लेंगे लेकिन अस्त रहेंगे। तो बड़ा विचित्र योग बन रहा है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, अलग से एक चैनल व्यवस्था बनाने वाले हैं कि आपकी राशि के अनुसार से इसका प्रभाव क्या रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। मंगल पुरुषार्थ के स्वामी है, मंगल साहस के स्वामी है, और वो जब अस्त हो जाएंगे तो कई प्रकार के आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। तो आपको सही से समझ लेना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से तो देखिए भाग्य के स्वामी है, भाग्य का स्वामी अस्त हो जाए, अस्त का मतलब विशेष तौर पे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऐसे में भाग्य को जगाना किस प्रकार से है वो हम आपको बताएंगे, आपके रास्ते भविष्य में देंगे। और इन समय में विशेष तौर पे आप उन उपायों को कर लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो करीब 1:14 से आरंभ होगा। उसके बाद नया कोई मुहूर्त कार्य करने के लिए, आरंभ करने के लिए समय अच्छा हो जाएगा, उसका लाभ ले सकते हैं। ग्रह विशेष तौर पर जैसे हमने बताया वो आपके लिए ऐसे बन रहे हैं। खासतौर पर आपको आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। पूरी तरह से ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। तो केवल अपने मन को ठीक रखें और विशेष तौर पर ध्यान केवल इस बात का रखें कि आपको लाभ तो होना है, धन भी आना है, ये बिल्कुल योग बन रहे हैं, लेकिन केवल विरोध नहीं करना है। एक जगह रुककर कार्य करने की जरूरत है। यहाँ आप ग्रह भगा रहा है, पैर में चक्कर मत डालिएगा, रुकिए। एक जगह रुकेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसा ग्रह योग बन रहा है। तो ऐसे में उपाय क्या किया जाए? उपाय हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि मंगल हो रहे हैं अस्त, वो आपको उसी को शक्ति देंगे। तो उसको कर लगातार करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 25 तारीख की ग्रह गणना हम बताएं तो आपको दशमी तिथि है और साथ साथ एकादशी का योग भी है। दशमी और एकादशी एक ही तिथि में पड़ गई है और एकादशी हो गई है शय, पद्म एकादशी इसका नाम है। और एकादशी शय होने के कारण से विशेष तौर पर समझें ये शय तिथि बन जाती है। शय तिथि में कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए लाभ के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ाने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो भी कार्य करें उसमें इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले लीकेज बंद करने का प्रयास कीजिए। लाभ की आकांक्षा में कहीं बियॉन्ड धन खर्च ना करें। लाभ के योग है, योग बनते रहेंगे। जैसे बादल घुमड़ के आ रहे हैं, आपको लग रहा है बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से, उम्मीद बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चे बियॉन्ड हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। खर्चों को बचाकर यदि काम कर पाए तो वो लाभ आपको लाभ देगा, एक्चुअल लाभ देगा। नहीं तो केवल कपोल कल्पित बात रह जाएंगी, लाभ होना है, लाभ हुआ, लेकिन एक्चुअलिटी नहीं होगा। ऐसा योग बन रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा उपाय इस बारे में करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एकादशी है, चावल का त्याग करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत रखें, ये आपके लिए सुंदर रहेगा।
अब बात कर लेते हैं आपके लिए विशेष तौर पर ग्रहों का योग को समझते हुए 26 तारीख की। 26 तरह की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि द्वादशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और कुंभ राशि में विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन होने के विशेष योग बन रहे हैं। तो समझ लीजिए मीन राशि वालों, आपकी राशि कुंभ में चंद्रमा आने के योग बनाएंगे शाम के समय। चंद्रमा मीन में कुंभ में आ जाएंगे, आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन शाम थोड़ी भारी हो सकती है। तो दिन में अच्छे से कामों को निपटाने का प्रयास करें, थोड़ा खर्चे पे नियंत्रण रखते हुए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर एक बात ध्यान रखें, वामन जयंती है, बटुक ब्राह्मणों का, छोटे बच्चों ब्राह्मण जो हैं उनका पूजन करें, उनके निमित्त कुछ मिष्ठान भोजन अच्छे पदार्थ जो है उनमें वितरण करें, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 27 तारीख की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है, बुधवार का अवसर है। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि प्रदोष व्रत भी उस दिन है। तो ऐसे में ग्रह योग के अनुसार से थोड़े से आपके लिए समय भारी दिखाई देते हैं। ग्रह के योग जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि विशेष तौर पर शनि के साथ मंगल चंद्रमा की युति 12वें भाव में होने के कारण से आपके थोड़े से जुर्माने बढ़ सकते हैं आप पर। जो भी कार्य करें थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करते हुए करें। रास्ते में जा रहे हैं, चल दिए, लाइट जंप कर लिए, कहीं आगे बैठे हुए पुलिस वाले ने आजा भैया चालान कटने को, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको। तो ऐसे समस्त कार्यों को बिल्कुल रूल्स एंड का फॉलो करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्रदोष व्रत है इस दिन। बुद्ध प्रदोष जो होता है बड़ा सुंदर युग माना जाता है धन की कृपा के लिए, खासतौर पर व्यवसायिक कृपा के लिए, अपनी व्यवसायिक बुद्धि को ठीक करने के लिए। तो ऐसे में इस दिन शाम के समय कहा जाता है कि जब प्रदोष व्रत के समय, प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, पूरी धरा का भ्रमण करते हैं और जो जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रदोष काल कौन सा है? सूर्यास्त होने के बाद 2 घड़ी का समय जो प्रदोष माना जाता है, 48 मिनट का समय शुद्ध प्रदोष के रूप में। वैसे तो संध्या का पूरी वेला ही प्रदोष मानी जाती है, लेकिन सबसे सुंदर प्रत्यक्ष प्रदोष का भाव जो है 2 घड़ी तक माना जाता है। तो उस शुभ समय में 48 मिनट के सूर्यास्त होने के बाद जो समय रहेगा, ऐसे में रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर तरीके से पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, तो कल्याण के योग बनेंगे। तो सुंदर तरीके से इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए, सुंदर रहेगा। और सुबह से ही सुंदर योग रहेगा जिसका कहा जाए रवि योग विद्यमान है। सुबह 7:10 से लेकर शाम को 6:56 तक रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर रहेगा समय, लेकिन बीच में राहु काल आएगा, उससे बच लीजिएगा। दिन के मध्य काल में राहु काल रहेगा, तो उससे बचते हुए कार्य कीजिएगा। 28 तारीख की चतुर्दशी है और ये चतुर्दशी बेहद खास है। अनंत चतुर्दशी का योग है, भगवान अनंत देव का पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी कार्य करते हैं उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शुभ करेंगे तो शुभ होगा, अशुभ भाव करेंगे ना तो अशुभ फल प्राप्त होगा, वो भी अनंत गुना। और कर्म किस प्रकार के कहे गए शास्त्र में? मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी कुछ अशुभ मत सोचिएगा, शुभ सोचिएगा, शुभ करिएगा। यदि कर नहीं पा रहे हैं, लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो विचार कर लीजिए। ये हम सूत्र समझा रहे हैं आपको। विचार, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म कहे गए। प्रत्यक्ष ना कर पाओ तो सोचो, और ध्यान से भी जो कर्म कर लोगे तो वो भी उसका प्रभाव अनंत गुना फल प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह और 7 दिन सत्यव्रत भी उस दिन है, क्योंकि अगले दिन श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं, तो सत्यव्रत का सुंदर योग बन रहा है। तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, इससे आपको अनंत लाभ भी प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। इस कलिकाल में सत्यनारायण व्रत का सबसे सुंदर महात्म कहा गया है, तो उसका प्रभाव आपको अवश्य समझना चाहिए। ग्रह योग थोड़े भारी हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। सेहत का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें, कहीं बेकार के कामों में धन खर्च अधिक ना हो। तो उसके लिए विशेष तौर पर सबसे अच्छा है सत्यनारायण भगवान का पूजन। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करते हुए एक बात ध्यान रखना चाहिए, ओम नमो नारायणाय है। हम लोग क्या अपभ्रंश में करते हैं, नारायण नाय ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं है मंत्र। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप इस प्रकार से करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। भगवान का स्तवन सुंदर करें, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख की ग्रह गणना समझ लीजिए, उस दिन पूर्णिमा की तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और उन विचारों पर यदि कार्य कर पाए तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए मन भी थोड़ा चंचलता की तरफ तो जाएगा, लेकिन उसको स्थिर भाव से काम में लगा पाए तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छा योग बन सकता है। इस दिन से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। पूर्णिमा के दिन जिनका शरीर पूरा हुआ उनके निमित्त श्राद्ध आपको कर आप उनका विशेष तौर पर ऋण उतार सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। कई लोगों के मन में भ्रांति होती है कि बड़े भाई को ही श्राद्ध करने का नियम शास्त्र में नियम बनाया गया, नहीं, हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त छोटे हैं, बड़े हैं, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी, सब लोग कर सकते हैं। शास्त्र में इसको प्रमाणित किया गया है। कई लोग विशेष तौर पर अल्प ज्ञान के कारण से इस बात को कह देते हैं कि स्त्रियाँ श्राद्ध नहीं कर सकती। आप किसी की बेटी हैं, खाली वो श्राद्ध नहीं कर सकती, या भाई का ही कर्तव्य है वही श्राद्ध करके निपटा दें। अरे आप चुपचाप
अगर कोई ब्राह्मण मिलता है तो उनको भोजन करा दीजिए, नहीं तो गऊ के निमित्त ग्रास निकाल दीजिए, 2 रोटी 2 केले इत्यादि देकर सुंदर तरीके से गाय खिला दीजिए। ब्राह्मण, गऊ, ये सबको भिक्षुक, इन सबको भोजन करा के व्यवस्था बना सकते हैं। साथ साथ काक बलि, श्वान बलि, ये भी, और चींटियों के निमित्त ये भोजन थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता है, ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा निकाल के डाल दीजिए, उनके निमित्त भी भोजन कराना चाहिए। ये शास्त्र में वर्णित है, इससे आपके पितरों की तृप्ति होती है, उनके साथ साथ तर्पण भी किया जाता है। तो आप कोशिश करें इन सब कर्म को कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध उस दिन रहेगा, विशेष तौर पर 29 तारीख को। 30 तारीख को प्रतिपदा आरंभ हो रही है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है। उस दिन प्रतिपदा तिथि उदय तिथि है, लेकिन मध्याह्न के आते आते द्वितीया तिथि आ जाएगी। तो प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध विशेष तौर पर जो हम समझा दें 30 तारीख को रहेगा। कई लोगों ने भ्रांति पाल रखी है कि वो उत्पन्न कर दी है कई मत के अनुसार से कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से, हम दिल्ली के हिसाब से आपको बता रहे हैं तो दिल्ली में के अनुसार से आप समझ सकते हैं कि उस दिन मध्याह्न के समय में प्रतिपदा और द्वितीया का सुंदर योग बन रहा है। अगले दिन द्वितीया जो है वो मध्याह्न से पूर्व समाप्त हो जाएगी। श्राद्ध कर्म के लिए प्रशस्त कहा गया है मध्याह्न के समय जो तिथि हो उसको लेना चाहिए, ग्राह्य वही मानी गई। तो इस दिन मध्याह्न तिथि में द्वितीया और प्रतिपदा और द्वितीया का योग बन रहा है। तो दोनों के साथ जो प्रतिपदा को गए या द्वितीया को गए उनके निमित्त आप ब्राह्मण भोजन आप सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं, ग्रास निकाल सकते हैं। और ग्रहों का योगायोग आपके लिए जैसा हम समझा ही रहे हैं बड़ा अच्छा है, अनुकूल बना हुआ है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त अवश्य आपको अपने ऋण निवृत्ति के लिए, पितृ ऋण से निवृत्त होने के लिए ये कर्म अवश्य कराना, तर्पण कराना चाहिए। और इसी विधान को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है। इस पितृपक्ष के अंदर सुंदर तरीके से आपको वैसे तो अपने घर में ही ये कर्म करना चाहिए, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आप विधि विधान के अनुसार से नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई है गायत्री के यज्ञ करने की, और गायत्री का यज्ञ रखा गया है। आप उसका लाभ ले सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनकी आत्म शांति के लिए और उनकी तृप्ति के लिए गायत्री का यज्ञ में भाग ले सकते हैं, करवा सकते हैं। उनका तर्पण करने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। ब्राह्मण भोजन के निमित्त सुंदर व्यवस्था की गई है। तो आपने जो नंबर्स, फ़ोन नंबर लिखे हैं उन पर समस्त जानकारी लेकर बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ महालक्ष्मी का यज्ञ भी चल रहा है 16 दिवसीय, उसके लिए सुंदर व्यवस्था है। उसके लिए पूर्ण विधि आपको नीचे फ़ोन नंबर पर जानकारी प्राप्त करके मिल सकती है। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।